दोस्तों, आज हम मथुरा फॉर डेवलपमेंट में संवाद की सीरीज़ में मथुरा के विपक्ष के प्रमुख स्तंभों में से एक कुंवर नरेंद्र सिंह जी के पास हैं। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में मथुरा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाए। तो आज हम उनसे राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पे चर्चा करेंगे और उनके विचार जानेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमको समय दिया। आपको धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो क्राइसिस का समय चल रहा है कोविड-19 का, इसमें आप कैसे डील कर रहे हैं और जब आप ग्राउंड पर लोगों से मिलते हैं उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? देखिए, कोविड-19 का ये समय बड़ा कठिन है और देश पे एक अंतरिम विपदा आई हुई है, एक तकलीफ़ आई हुई है पूरे देश को। और ये देश को क्या, पूरे विश्व में ही इस वक्त तो महामारी का दौर चल रहा है। लेकिन भारत में हम लोग थोड़े फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ कैलेमिटीज़ कम हुई हैं और ये 10 तरह का है कोविड जो आया है, लेकिन हमारे यहाँ ये A21 है, इस थोड़ा माइल्ड इफेक्टेड है ये। और S1 अमेरिका में है और M1 है इटली में, जहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई, जबकि सबसे ज़्यादा एडवांस वहाँ की दवाइयाँ हैं, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ की मेडिकल साइंस है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बचा नहीं पाए। तो ये भगवान का, हम तो खुदा का खैर कहेंगे कि ये आज हमारे देश में इसका माइल्ड इफ़ेक्ट है और काफ़ी संख्या में अब प्रभावित भी हो रहे हैं लोग। अच्छा, इसलिए प्रभावित हो रहे हैं कि अब जाँच होनी शुरू हुई हैं। बीच में तो हम पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं कि हम लोग इसकी जांच कर पाएँ, समझ पाएँ। थोड़ा प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया वो थोड़ा लेट भी हो गया। अगर ये फरवरी के आसपास जब पता लगा ही लगा था, तब अगर हो जाता तो मैं समझता हूँ इसके परिणाम और अच्छे होते। लेकिन अब उस वक्त कुछ ट्रंप साहब की विज़िट थी, कुछ मध्य प्रदेश की सरकार का पॉलिटिकल सीन था, तो उस वजह से थोड़ा उन्होंने डिले कर दिया। लेकिन डिले में भी थोड़ी सी एक चूक रही। अब पता नहीं किन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को, हमारे को ये संकेत दे रखा है कि आप 8 बजे खड़े हो जाएं और 12 बजे से ये लागू हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल तुर्कमानी आदेश उनका रहता है। तो खैर, ऐसे ही नोटबंदी में हुआ था। हालांकि नोटबंदी में उन्होंने टाइम दिया था कि आप फलानी तारीख तक पैसा जमा कर सकते हो, अपना ब्लैक मनी को निकाल सकते हो, उसको डाल सकते हो या जो भी कर सकते हो, नोट बदल सकते हो। तो हालांकि उसमें ब्लैक मनी भी बहुत चला गया, लेकिन उसमें टाइम दिया। इसमें तो इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। इन्होंने 24 तारीख को कह दिया कि रात के 12 बजे से भारत बंद। तो अब उसकी परिस्थितियों में ये हुआ कि जो जहाँ था वहाँ रुक गया। अच्छा, इनने सोचा तो एक था कि जो जहाँ है वहाँ रहेगा तो सेफ़ रहेगा, बीमारी लेकर नहीं आएगा। लेकिन तब तक देश में बीमारी ज़्यादा फैली नहीं थी। अगर उसी वक्त आदमी, प्रवासी मज़दूर या हमारे आपके रिश्तेदार और जो बाहर रह रहे थे लोग, जो जहाँ गंतव्य स्थानों को जाना आना चाहते थे, वो तभी चले जाते, तो मैं समझता हूँ ये इतना एपिडेमिक नहीं होता, फैलता नहीं। अब चूँकि फैल गया वहाँ रह के, और फिर वो लोग, अब प्रवासी मजदूर या रिश्तेदार, नातेदार अब उन गंतव्य स्थानों पे पहुंच गए, तो अब वो कैरी करके ले आए, वो कोरियर बन गए। तो वो जब बन गए तो आज हमारे मथुरा में आप देखिए शून्य था। आप लोगों को याद होगा कि मथुरा बिल्कुल शून्य था। मुझे ध्यान है यहाँ 10 केसेस आगरा से आए पहले। मैंने डीएम साहब से कहा, जिस दिन मुझे पता लगा मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, मैंने ऐसे ऐसे ही आ गए, मथुरा शून्य है, आप ये काहे को बीमारी यहाँ ले आए? तो पहले तो वो चुप रहे, फिर बोले कि शासन के आदेश हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, परिस्थितियाँ थी। खैर, उन्होंने कहा, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया और मुख्यमंत्री को ट्वीट किया, तो मेरे पास तो उनका जवाब नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन काशड़ी नागेंद्र हैं, वृंदावन में रहते हैं स्वामी जी, वो हमारे तरौली के ही हैं, हमारे परिचित हैं, तो उनके पास फ़ोन आया उनका, योगी आदित्यनाथ जी का। तो उन्होंने कहा कि साहब वो आपने ऐसे ऐसे, अच्छा मैंने उसमें लिखा भी था संतों में रोष है, ये मैंने मेंशन किया था, तो उसका जवाब शायद संतों पे ही आया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बाद में पता लगा वो आरएसएस के थे 10 लोग, जिनको उन्होंने केशव कुंज के बगल में ये कोई हॉस्पिटल है वृंदावन में, वो पुराने ज़माने का है सामने, वहाँ पे उनको रोका था। हालांकि वो ठीक होके भी चले गए, लेकिन उसके बाद से ही मथुरा में फैल गई, 4 और आ गई उसके बाद।
फिर मायावती अस्पताल में आ गए, वो सौसैया में आ गए। तो बहरहाल धीरे धीरे करके मथुरा में भी वो हो गया और आज 247 से 48 के करीब मथुरा में हो गए। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो ये फैला इसीलिए है, और अब जो ज़्यादा संख्या में 4.5 लाख के करीब हो गए, तो अब जांच होने लग गई। अब मथुरा में भी वेटनरी कॉलेज में जांच होने लग गई। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे अब कुछ लोग नोएडा में काम कर रहे हैं, कुछ ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं, कुछ हरियाणा में कर रहे हैं, कुछ गुड़गांव में कर रहे हैं। तो वो लोग जो आ रहे हैं अपने अपने गाँव, अब मैं देख रहा हूँ वो देहातों में भी फैलने लग गया। तो इसका इफ़ेक्ट अब ज़्यादा हो रहा है। और लॉकडाउन अब लगना चाहिए था, तब इन्होंने हमारे हाल पर छोड़ दिया। तब लगा दिया जब न के बराबर था। अब उस वक्त ऐसा पैनिक फैल गया कि लोगों को भय बन गया कि अब जाने क्या होगा, मरेंगे बचेंगे। लेकिन अब आज पब्लिक फ्री हो गई, एक दूसरे न तो सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल कर रहा है, न कोई अब मास्क का कर रहा है। अपने फ्रीलांसर डोल रहे लोग। अब उसमें कोई बच जाओ तो बच जाओ, आ जाओ चपेट में तो आ जाओ। अब इसकी कोई दवा तो अभी निकली नहीं, वैक्सीनेशन कोई मिला नहीं, वैक्सीन कोई नहीं हुआ। कभी तो इजराइल कह देता हमने निकाल लिया, कभी अमेरिका कह देता हमने निकाल लिया, कभी चीन कह देता है हमने, और आया भी है नहीं। और हम जहाँ तक समझते हैं कि जो पुरानी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति, हालांकि कल रामदेव जी भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने निकाल लिया, वो कितना सही है कितना गलत है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो उसमें हम लोग सावधानी बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए लोगों को एजुकेट करें कि भाई सोशल डिस्टेंस रखो। लेकिन सोशल डिस्टेंस का मैं कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा हूँ आप। मेरे एक मित्र हैं बचपन के, महेश्वरनाथ चतुर्वेदी, उनका एक दिन फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ख़राब है यार बहुत दिनों से, गाड़ी भेज दो, मुझे अस्पताल जाना। मैंने गाड़ी भेज दी, ड्राइवर से कहा छोड़ के, मुझे डीएम के यहाँ जाना था, मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के चला गया। खैर वो गाड़ी लेके वहाँ आ गया। उनका फिर फ़ोन आया कि यहाँ साहब मुझे कोई देख ही नहीं रहा। मौर्या जी मेरे यहाँ टेनेंट रहे काफ़ी साल, तो मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, इनका आप करा दीजिए। उनका वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई शुरू गृह उसकी स्वास्थ्य मंत्री की, तो वो दौड़ के वहाँ चले गए, वहाँ कोई था ही नहीं। खैर अल्टीमेटली मैं गया। मैंने जाते ही जैसे उनको देखा वो सांसें ले रहे थे, अरे मैं समझ गया मैंने कोरोना। मैंने जैसे तैसे उनका टेस्ट कराया, तीसरे रिपोर्ट आ गई वो पॉजिटिव, वो केडी मेडिकल भेज दिए गए। मैं सेल्फ क्वारंटाइन हो गया। घर वाले मेरे पीछे पड़ गए, क्यों गए आप, लड़ते। खैर मैंने भी टेस्ट कराया, भगवान की दया से वो नेगेटिव आया। लेकिन अब आप देखिए उनका भाई बेटा जो उनसे पकड़ के ले गया महेश्वरनाथ को, वो नेगेटिव। वो बच्चे उनके नाती पोते जो गोदी में दिन रात उनके खेलते थे वो नेगेटिव। उनकी पत्नी बेड पर सोती थी संग में, वो नेगेटिव। उनकी पुत्र वधू नेगेटिव। मतलब 5 लोग उनके घर के नेगेटिव। तो फिर सोशल डिस्टेंस का क्या वो रहा। इसका मतलब ये है कि उनकी शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है। हमारे हिंदुस्तान में जो आज कम हो रहा है उसका ये लॉजिक है कि यहाँ हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी है। देखिए हम शुरू में आपको ध्यान होगा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की इन्होंने, मरकज वहाँ उस पर हुआ था ना कुछ, अरे निज़ामुद्दीन पे कि साहब इन मुसलमानों ने फैला दिया, मुसलमानों ने फैला दिया। एक मुसलमान का कोई जाया, कोई अपनी मौत मर गया हो तो मर गया। आप मुझे बता दिए कोविड-19 से कोई मुसलमान मरा हो। मथुरा में एक आबिद के ससुर हुआ था 70 साल का, वो भी ठीक हो के घर आ गया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। एक तो नॉन वेज खाते हैं भाई, साफ बात है, तो इसलिए उनके शरीर में ताकत है, जान है। ये फॉरेन कंट्री में जो फैला है और मरे हैं वहाँ लोग, फास्ट फूड खाते हैं, जान है नहीं कुछ, टेस्ट ज़रूर है उनका फास्ट फूड का, और उन पर जल्दी है, नौकरी पर जाना है, काम पर जाना है। मैं भी कुछ दिनों पहले लंदन गया, वहाँ साइकिल पे ही जा रहे हैं, वो खाते हुए जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, खा रहे हैं, एक्सरसाइज खूब करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं है जो एक रेस्टेन कर सके बीमारी को। तो इसलिए लोगों को यहाँ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा खाते भी हैं, पहनते भी हैं, उड़ते भी हैं। और जो लोग भाई, मैं जो समझता हूँ जो मरे हैं लोग, वो सिर्फ कोविड-19 या कोरोना से नहीं मरे, उनको और भी बीमारियाँ थीं। किसी को किडनी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट, किसी को लिवर, किसी को और बीमारियाँ, कोई कैंसर से, कोई किसी से। अब वो 50 बीमारियाँ, तो जिस शरीर में पहले से बीमारी कोई है वो भले ही मर गया हो, नहीं तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से कोई आदमी, एक्सक्लूसिव कोरोना से कोई मर गया हो तो जी बिरला ही मरा होगा, नहीं तो कोई नहीं मरा। सर जो हमने देखा है लॉकडाउन की जो के पीछे जो इंटेंशन था वो था कि जो नए केसेस की साइकिल को तोड़ना है और जो नए केसेस का जो कर्व है उसको नीचे लाना है। आपको क्या लगता है इसमें किस लेवल पर फेलियर हुआ है?
सेंटर की पॉलिसीज़ का फेलियर है, या ये स्टेट गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस का फेलियर है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं फेलियर हुआ है? तीनों बातें आपकी सही हैं। शुरू में तो इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई मैसेज नहीं था। ये तो बाद में जब मामला बढ़ने लगा है तब इन्होंने स्टेट, शुरू में ही प्रधानमंत्री जी को या स्वास्थ्य मंत्रालय को बैठ के मुख्यमंत्रियों से शुरू में ही बात करनी चाहिए थी। जैसे बाद में जो काम हुए हैं यहाँ, वो सब पहले होने चाहिए थे। पहले सबसे सलाह मशवरा करते स्टेट्स को क्या करना है, बाद में तो फिर स्टेट वालों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पर डाल दो, तो फिर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात आ गई कि डीएम जिम्मेदार होगा, एसपी जिम्मेदार होगा। ये जिम्मेदारी बाद में क्यों तय हुई, पहले ही क्यों नहीं तय? पहले तो केंद्रीय करता रहा सब कुछ। फिर ये हुआ कि जहाँ जहाँ स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है वहाँ अलग पॉलिसी एम्प्लाइड होगी, और जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ पे अलग पॉलिसी बनेगी। तो वो एक कन्फ्यूज़न हो गया ना। देश तो एक है, केंद्र सरकार तो देश की है ना, उसको तो समदर्शी होकर काम करना चाहिए। उसमें भी कन्फ्लिक्ट रहा, उसमें कन्फ्यूज़न रहा, जो बाद में इन्होंने भूल को सुधारा, लेकिन तब तक बाय द टाइम दे वर टू लेट। जहाँ देश और दुनिया इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हमारे देश को दो फ्रंट पर चाइना से लड़ाई करनी पड़ रही है। एक आंतरिक कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, और एक सीमा पर हम देख रहे हैं कि चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा है, हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है, हमारे 10 सैनिक होस्टेज बना लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है हमारे नेतृत्व में? देखिए, एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन चाइना एंड इंडिया कि हम लोग हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम रहे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में नेहरू जी रहे। ये जो आज नेहरू जी की बात आती है ना, 62 में नेहरू जी ने किया, 62 में, अरे भैया 62 में हम छोटे छोटे थे स्कूल में, तब 1960 में चाउ एन लाई आए थे यहाँ, तो हमारे हाथ में 2 झंडे दे दिए थे हम, और हिंदू चीनी भाई भाई श्री नेहरू और चाउ एन लाई, ये नारे लगाते हम सड़कों पर डोलते थे। हम नहीं, सैकड़ों बच्चे, सिर्फ इसलिए कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर यहाँ प्रेसिडेंट आया था और नेहरू जी ने उसकी आगवानी करी थी, और उस वक्त ये था कि भाई हिंदू चीनी भाई भाई है, यही नारे थे, हिंदू चीनी भाई भाई श्री नेहरू और चाउ एन लाई। तो एकदम देश में बड़ी, लेकिन आप देखिए उस खुशी का इजहार उसने गोली मार के और हमारी सीमाओं पर कब्जा करके किया। वही गलती आपने की। आप नेहरू को क्यों गलती के लिए दोषी ठहरा रहे हैं? उस वक्त तो चलो हमारा देश आज़ाद हुआ था, 60 साल 10 साल हुए थे, 12 साल आज़ाद हुए, 52 के बाद 10-12 साल ही तो हुए। आज तो हमें 70 साल हो गए, फिर ये कमी क्यों रह गई साहब? आपने क्यों उस पर विश्वास कर लिया? आपने पीपीआई किट मंगवाई वहाँ से, शुरू में आपको ध्यान है चाइना से आई थी, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने वापस करी, फेलियर करा कि साहब ये बेकार है, बिल्कुल है, टेस्टिंग किट्स, वो सब यूनिट वापस कर दिए। तो जिस आदमी ने ये फैलाया है वायरस, चाहे जानबूझ के फैलाया है, गलती से फैल गया, आप उसी पे बिलीव कर रहे हो, उसी से सामान मंगा रहे हो। उसमें भी बहुत बड़ा रैकेट हो तो वापस चला गया, नहीं तो उसमें बड़ा भारी आपको बंगलिंग नज़र आती, जरा खुल जाता अगर मामला, तो वो तो हाथों हाथ वापस करना पड़ा इन्हें। IMCR ने वापस किया उसे तुरंत। तो मेरा मतलब ये है कि जो आदमी लगातार आपको धोखे पे धोखा दे रहा है, और उसके संग फिर कर, मैं तो कह रहा हूँ अभी उनसे समझौते की बात करने की ज़रूर, 11 घंटे बात चल रही है, अभी वो कह रहा है क्या विश्वास है वो उस पर रहेगा कि सीमाएँ वापस अपनी वो फौजें वापस कर रहा है, अभी तक की नहीं है तैयारी उतनी ही, वो फिर और कर रहा है। चाहे वो हट भी गया, मान लो 8 किलोमीटर अंदर है वो, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि वो 1 इंच भी अंदर नहीं है, आपके रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अंदर आ चुका है। जब अंदर नहीं आया, 2.5 किलोमीटर वापस लौट गया वो, तो इसका मतलब है भारतीय जो झगड़ा जो हुआ, अब कह रहे हैं साहब 1 इंच भी अंदर नहीं, तो क्या भारतीय सैनिकों ने वहाँ जाके उनको मारा है क्या? चीन की सीमा, इसका तो मतलब ये हुआ कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सीमा में जाके उनको मारा है, इसलिए फिर चीनियों ने हमको मारा है, यही हुआ ना। या तो हमारी सीमा में घुसे तो हमने मारा, चलो हमारे अंदर घर में आ गए आप, हमने मार दिया आप। जब आप कह रहे हो कि हम तो हमारी सीमा में वो आए ही नहीं, हमारी 4 फिंगर से 8 फिंगर तक गए ही नहीं, तो फिर हमारे, इसका मतलब भारतीय सैनिक वहाँ गए तब आपको मारा है उन्होंने। देखिए ये गवर्नमेंट का फेलियर है,
इसमें सैनिकों की गलती नहीं है। अब एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, मैं नाम भी ले दूँ, आज तक, उसकी वो श्वेता सिंह ये कह रही हैं कि इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है, सैनिकों की गलती है। वो सैनिकों को गलत बता रही हैं। ये देखिए देश का रुआ, इतनी ज़्यादा चापलूसी तो मैंने देखा नहीं किसी को। आज आप उनका मॉरल डाउन कर रही हैं सैनिकों का कि साहब सैनिकों की गलती है। भाई सैनिकों की क्या गलती है, उनके हाथ बंधे हुए थे ट्रीटी से, तो वो क्या करते हैं। बात अब देखिए चीन की नहीं है, आज हमारी देश की समस्त जो पड़ोसी राज्य है, देश है, वो सब आज हमसे चिड़े हुए हैं। एक जोक आ रहा है, आपने देखा होगा, आपके भी व्हाट्सएप पे आया होगा, कि श्रीलंका से कहा जा रहा है कि तू भी बदला निकाल ले रामचंद्र जी का, कि अयोध्या ने तेरी लंका में आग लगा दी थी, तू भी लगे हाथों गंगा में पानी हाथ धो ले। ये जोक बन गया है। आज नेपाल, भूटान तो खैर किसी दिन में नहीं, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, जितने भी लगे हुए राष्ट्र हैं, आप देखिए किसी से आज हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। मोदी जी पिछले, मैं समझता हूँ 6 साल में कम से कम 500 बार हुआ है होंगे विदेश। 14-15 हज़ार करोड़ रुपया तो उनकी विजिट पे ही खर्च हो गया। यूएनओ के अभी तक आप अस्थाई सदस्य बन पाए हैं, उस पर बड़ी खुशी मना रहे हैं आप। स्थायी नहीं है, आप अस्थाई हैं। ये उपलब्धि है देश की। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, एक नट बोल्ट बनाने का कारखाना किसी भी एनआरआई ने भारत में बनाया हो तो आप मुझे बता दो पिछले 6 साल में। सुई बनाने का कारखाना कोई विदेशी कंपनी ने आके भारत में डाला हो तो मुझे आप एक नाम बताएं। सैमसंग की फैक्ट्री जिनका उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री किया था, वो पहले से बन रही है, कांग्रेस के टाइम से। इनके ज़माने में नहीं बनी है, वो अखिलेश ने उसका लॉन्चिंग की थी। तो मेरा मतलब ये है कि आज हमारे किसी भी पड़ोसी देश से संबंध मधुर नहीं है। सूप तो सूप बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 से नेपाल आज आंखें दिखा रहा है हमको, है। और नेपाल से बड़ा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं था जब तक वहाँ पर राजशाही थी। मेरी तो रिश्तेदारी है, हमारे और नेपाल के तो रोटी बेटी के संबंध हैं। झगड़े की तो कोई बात सोच ही नहीं सकता है। कैसे आज ये कटुता आ गई हमारे उसके बीच में, ये आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आ गई। तो वो एक हिंदू राष्ट्र, तो हम हिंदू राष्ट्र की यहाँ बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, और नेपाल जैसे राष्ट्र से हमारे मतभेद और वहाँ लड़ाई की नौबत आ रही है। अब हम चीन से भी लड़ने जाएंगे क्या उन ज़मीनों को कब्जा लेने के लिए। तो ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से आज हमारी अंतरिम सुरक्षा तो कोरोना से है और भारी सुरक्षा इनसे है। आज चीन ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया इनडायरेक्ट चीन का ही हाथ तो है, और नेपाल पर भी चीन का ही हाथ है। नेपाल की इतनी हिम्मत नहीं है जो 3 आपसे जिले मांग ले वो कि ये हमारे हैं, काला पानी और जाने कौन कौन से 3 बता रहा है। हाँ, तो ये सब ऊपर से हाथ चीन का ही है, चीनी की पॉलिसी है। तो फिर आपकी काहे की दोस्ती, फिर आप काहे लिए उसे झूला झूला रहे थे जब आप मान ही नहीं रहा। वहाँ गाइड बन के आप उसको दक्षिण भारत में आए थे, वहाँ पर आप उन्हें गाइड बन के घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं सब महाबलीपुरम में। तो क्या हुआ, उसका क्या फ़ायदा हुआ? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ऐसे आदमी से क्या हाथ यारी करनी। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में परिवर्तन करना पड़ेगा, अच्छे फाइन लोग लगाने पड़ेंगे। अमेरिका देखिए, अमेरिका है बिजनेसमैन, उसे तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो आपका भी उतना ही दोस्त है जितना पाकिस्तान का है, जितना चीन का है। चीन को गाली तो दे रहा है कि कोरोना इसने फैलाया है, कोविड-19 यही लाया है, लेकिन जब आपने कहा कि हमारे संग चाइना बदतमीजी कर रहा है तो उसने कहा मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, लड़ूंगा नहीं आपकी तरफ से। पाकिस्तान से जब बात हुई तब भी उसने इमरान से ये कह दी कि मैं बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, आपके लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। फिर काहे की दोस्ती है भैया, काहे को दुनिया भर की हाउडी मोदी बन के वहाँ पब्लिसिटी। तो इसलिए आज हम लोगों को, केंद्र को, सरकार को बहुत मनन, इनकी कंसंट्रेशन ही आप, मैं इसको अदरवाइज न लें, इनका सारा कंसंट्रेशन इस पे है कि पूरे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का राज हो, सारी पंचायतों में इनका राज हो, सिर्फ मोनार्की इनकी हो, राजशाही पूरी भारतीय जनता पार्टी। देश से इनको कोई मतलब नहीं है, तो चुनाव से मतलब है। देश जाए भाड़ में, इनको तो चुनाव जीतना है बस। सर, जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडी एक्ट्स में बदलाव किया है। आप किसानों के मुद्दों से काफ़ी जुड़े रहे हैं, आपने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना किसान एमएसपी पर बेच पाता है अपनी फसल को? 20%। मैं खुद किसान हूँ, मैं भी बेचता हूँ,
मैं तो ज़्यादा लाहा करता हूँ, वैसे मेरी एंसेस्ट्रल लैंड है यहाँ, लेकिन जो गेहूँ भी है, हम लोग अप्रोचेबल आदमी हैं तो शायद हम लोग बेच लेते हैं या जो सेटिंग कर लेते हैं। कभी तो वहाँ आप ये देख रही है, जैसे कल से अखबार में आया, कल से सेंटर खुल गए, आप वहाँ जाइए, साहब बारदाना ही नहीं है, नाप तोल के बाट नहीं है, कभी लेबर नहीं है, 6-6 दिन किसान वहाँ पड़ा रहता है सेंटरों पे, और उन्हें मच्छर डांस खाते रहते हैं और उनका सामान नहीं तुलता है, पहली बात। दूसरी बात, तुलने अगर लगा तो लिमिटेड है, सेंटर भी लिमिटेड खुलते हैं। वो कह देते हैं FCI का है, कोई कह देता है DCF का है, कोई कह देता है फलाने का सेंटर है, आदमी किसान घूमता फिरता है। फिर वो किसान परेशान होके, जैसे 1925 रुपये है MSP, उस पर जिसको आपको बेचना है रेट, उस पर कितने लोग खरीद, और उसका भी चेक मिलता है, कैश पेमेंट मिलता है, चलो अकाउंट आजकल सबके हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही किसान फिर हार थक के उन आड़तियों को बेच जाता है। आड़ती उसको गल्ले को 1700, 1650, 1700, 1750, मतलब 1600 से लेके 1650, 1700 तक मैक्सिमम बेचते थे। और वही आड़तियाँ उसी किसान की जोत भई को लेके, उनकी चूँकि वहाँ मंडी में दुकान आड़त रहती हैं, वो मंडी में ही वो सेंटर हैं, उनकी सेटिंग से उसी किसान का नाज उनको बेच देते हैं वो सेंटर वालों को, और जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वो मुनाफा आड़तियों को मिलता है, तो किसान को बेनिफिट नहीं होता है। देखिए, पिछली सरकार जो चली गई, मध्य प्रदेश की सरकार ने, जब कमलनाथ की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने फ्लैट रेट कर दिया था 2500 रुपये। 2500 रुपये में किसान का गेहूँ खरीदा जाएगा, चाहे वो सेंटर पे बेचे, चाहे वो वहाँ पर आड़तिया को बेचे, चाहे किसी को प्राइवेट को बेचे, लेकिन वो 2500 ही में रेट बिकेगा। वो गवर्नमेंट गई, चली, फिर वो आ गई 1900 पे, लेकिन किसान को तो बेनिफिट नहीं हुआ ना। यही हाल लाहे का है, यही हाल धान का है। धान का पहले यहाँ नहीं बिकता था तो किसान लेके होटल चला जाता था, अब उन्होंने बैन कर दिया कि हमारा तो हरियाणा का ही माल बिकेगा बाहर, जबकि किसान यहाँ से अगर कोयम्बटूर भी ले जाके बेचना चाहे तो ले जा सकता है। ये गवर्नमेंट के ने अधिकार दिया किसान को, लेकिन कुछ नहीं, किसान को उसका लाभ तो होता ही नहीं, उसको तो वो कीमत मिलती ही नहीं जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। अरे भाई, फ्लैट रेट कर दीजिए आप सबको, आड़तियाँ से कह दो कि किसान का गेहूँ 2500 बिकेगा, दाल बिकेगी अरहर की 5000 रुपये, लाहा बिकेगा 4000 रुपये या 3000, ये धान बिकेगा 3000 रुपये। एक फ्लैट रेट हो जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो काय की नीति बना रही है। अब योगी जी का मैंने पढ़ा था कि साहब श्रम आयोग बन रहा है। अरे श्रम आयोग बहुत पुराना है, आप क्या बनना है? आप क्या नई नीति बनेगी उसमें कि प्रवासी मजदूर जो आए उनको वहीं रोजगार मिलेगा? आप देखिए पेट्रोल डीजल का हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये तो 100 रुपये हो जाएगा, मैं समझता हूँ 2-4 दिन में, अगर यही रफ्तार रही तो। कोई बोल नहीं रहा उसमें। अब इन्हें जो लॉसेस हुए हैं उसका ये पूर्ति कहाँ से करेंगे? जनता से ही तो करेंगे, टैक्सेस से करेंगे। तो इसका मैं नहीं समझता कोई सॉल्यूशन है। डीजल पेट्रोल से ज़्यादा हो गया। अब हो जाएगा, हिस्टोरिक दिन है, हिस्टोरिक दिन है। बताइए, लोग आदमी गाड़ी इसलिए खरीदता था डीजल की कि सस्ती में हो जाएगा। हमें तो गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेंगी, साइकिल या बैलगाड़ी पे आना पड़ेगा। अगर यही हालत रही तो सब बिक जाएंगी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, कौन खरीदेगा? इंडस्ट्री चौपट हो गई। आप ये देख लीजिए, इंडस्ट्री चौपट। देखिए, पूरे विश्व में 5% मिनिमम और 14% मैक्सिमम GST है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 28% थी, अब कुछ घटा के शायद ये 18 तक ले आए या 24 तक ले आए। अब GST घटी है। व्यापार चौपट हो गया, उद्योग चौपट हो गए, व्यवसाय चौपट हो गया। एक छोटी सी बात थी, हमने ये कहा था उस दिन, प्रेस में भी बात हुई और वैसे भी मांग भी करी कि 3 महीने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, जो शॉप्स बंद रही हैं, जो प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, जो उद्योग बंद रहे हैं, आप 3 महीने की बिजली का बिल माफ़ कर दो। ये तो बहुत मिनिमम मांग है। आप ये जो करोड़ों अरबों रुपये आप बांट रहे हो लोगों को, इसको मत बांटो, फैसिलिटीज़ दो। आपने EMI 3 महीने शिफ्ट कर दी
अब पहले जून तक थी, अब आगे सितंबर या अक्टूबर तक कर दिया आपने, 3 महीने बढ़ा दिए, 6 महीने बढ़ा दी। EMI मत बढ़ा तो आप उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट ले लोगे, उसका इंटरेस्ट वेव ऑफ करो ना। ब्याज ले लें। ब्याज, अरे ब्याज पे ब्याज ले रहे हैं साहब, ब्याज पे ब्याज ले रहे हैं, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? गवर्नमेंट को, बैंक को, कंज्यूमर को तो नहीं होगा ना। EMI हमारी तो खड़ी हुई है, इतनी जरूर तसल्ली है कि भाई 3 महीने हमको नहीं देनी है। ये 3 महीने की एक फौरी तौर पे खुशी है, टेम्परेरी अरेंजमेंट, लेकिन देना तो हमें विद कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ेगा। आप उस इंटरेस्ट को 3 महीने के को वेव ऑफ कर दीजिए कि हम 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब आदमी को रिलीफ मिलेगा कि भाई गवर्नमेंट ने हमारी सहायता करी। 1000 रुपये किसानों को आते हैं, चंद किसानों को मिल गए होंगे, सबको तो नहीं मिले। मैं चुनाव में जाता था, पूछता मैंने भाई कितने मिले, तो 8-10 भीड़ में से 8-10 हाथ खड़े कर, हमारे आ गए साहब, हमारे आए, अब भी आ रहे होंगे। औरतें 500 रुपये जो मिल रहे हैं, 500 रुपये से क्या होगा यार? 1 महीने काम चला लेगी वो 500 रुपये से? उसके लिए लाइनों में खड़ी हो जाती हैं, 3-3 बजे से रात के खड़ी हो जाती हैं औरतें बेचारी 500 रुपये के लिए, 20-20 किलोमीटर जाती हैं दूर पैसा निकाल ले। तो ये अव्यवस्था है, समझ में नहीं आ रहा है इनको गवर्नमेंट कैसे चलेगी और कैसे चलाई जाएगी। इनएक्सपीरियंस लोग हैं एक्चुअली। वर्तमान सरकार को विपक्ष में रहने का ज़्यादा अनुभव है, और जो UPA गवर्नमेंट थी उसको सत्ता में रहने का था, तो वो बंदर के हाथ में नारियल पड़ गया, अब व्यवस्था संभल नहीं रही है। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है पिछले कुछ समय से, जब से राम मंदिर वर्डिक्ट आया है, तो एक कैंपेन की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे की गई है कि जो मथुरा और काशी के मस्जिद हैं उनमें भी कुछ विवाद शुरू किया जाए। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया है विश्व पुजारी संघ की तरफ से। वो चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो संसद ने पारित किया था, जिसके हिसाब से 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट माना गया कि उस दिन जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों की वही मेंटेन की जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है जो मथुरा में मस्जिद और जन्मभूमि का विवाद खड़ा किया जा सके? ये धार्मिक भावनाएं पैदा करने के लिए अब चूँकि अयोध्या में इनको ज़्यादा श्रेय मिला नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया अपना, उसके तहत ये मंदिर बन रहा है, निर्माण शुरू हो गया। मुसलमानों ने ही उसमें ज़्यादा विवाद नहीं किया। मैं आपको एक बात, मेरी ससुराल अयोध्या के पास में ही है, तो मैं पहले गया जब उसमें ताले लगे हुए थे, तब मैंने बाहर से दर्शन किए। फिर वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बन गए तो ताले खुल गए, हमने अंदर से जाके दर्शन किए। तो मैं जब अंदर से दर्शन करके निकल रहा था तो एक मुझे मौलाना, मुझे नाम याद नहीं रहा, पुरानी बात हो गई, तो मुझे वहाँ मिले। तो मैं लाइट मूड में था, हमारे साले वगैरह थे सब, तो मैंने उनसे कहा मौलाना काहे को इस पर फजीता कर रहे हो यार, इससे तो भगवान राम जानकी और भक्त हनुमान बैठा हुआ है, ये मस्जिद कैसे हो सकती है? तो जनाब हमने कब कहा ये हमारी मस्जिद है? उसने साफ कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि जहाँ 5 बार इबादत नहीं होती वो जगह हमारे लिए पाक नहीं है। तो मैंने कहा पाक नहीं है तो फिर हल्ला बोले, ये शाहबुद्दीन तो वहाँ से हल्ला बांग देता है, दिल्ली की तरफ हाथ किया उसने, और इनके गुरु अवैधनाथ वहाँ के गोरखपुर, बोले गोरखपुर से ये अवैधनाथ बांग देता है। बोले यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमानों में विवाद ही नहीं है, और हमारे लिए ये बिल्कुल जगह मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, और न कोई मांग रहा है इसको, न कोई कह रहा, नाम पड़ गया होगा बाबरी मस्जिद। फिर उसने एक मिसाल दी मुझे, बोले देखिए बाबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था, अकबर सभी धर्मों को मानता था, जहांगीर और शाहजहां दोनों की अय्याशी में समय कट गया, इन लोगों ने कुछ वो नहीं किया। औरंगज़ेब ने जितना मजहब पे नाम पे काम किया उतना किसी मुस्लिम बादशाह ने नहीं किया। तो मैंने कहा वो बनारस की, बोले कि हमारा कोई मतलब नहीं बनारस की मस्जिद से। तो बोला आप कहाँ के हैं? मैंने कहा मैं मथुरा के हूँ। नहीं, अच्छा, मथुरा की मस्जिद औरंगज़ेब की बनाई हुई है, और आखिरी मुसलमान जब मरेगा तब जाके मथुरा की मस्जिद की पहली ईंट टूटेगी। बोले यहाँ के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स औरंगज़ेब से बने हुए, औरंगज़ेब की बनाई हुई जो भी इमारतें हैं उसके लिए यहाँ का मुसलमान कट कट के मरेगा,
बाकी हमारा कोई क्लेम नहीं है, न मथुरा पे है, न अयोध्या उस पे अयोध्या पे है, न काशी पे। ये तो ये लोग फैला रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। तो ये अब अयोध्या का तो चैप्टर पूरा हो गया, इन्हें ये भावनाएं रखनी है हमेशा जीवित, हिंदू फीलिंग भगवान की। तो ऐसे ही तो ये अभी बनारस में करेंगे, और ऐसे ही ये सिर्फ झगड़ा पैदा करेंगे। मस्जिद मंदिर भाई बना हुआ है या मंदिर मस्जिद दोनों, फिर विवाद किस बात का। और 1942 की ट्रीटी है यहाँ पे, उस बाद अंग्रेज कलेक्टर था, उसके सामने बैठ के मुसलमानों हिंदुओं ने आपस में समझौता किया कि हमारा कोई क्लेम नहीं है इन पर, हम कोई नहीं क्लेम मांगेंगे, इसलिए हमारा कोई मजहब मतलब ही नहीं है इस पर बात। तो इनका तो सिर्फ उद्देश्य यही है कि अब अयोध्या तो चैप्टर ख़त्म हुआ, अब नया शुरू कर दो। अब वहाँ बनारस जाएंगे, पहले उसको तोड़ा ताड़ी करेंगे या जो भी करना चाहेंगे वो होगा, उसके बाद फिर मथुरा पे आ जाएंगे। तो इन्हें तो ये मुद्दा जीवित रखना है, इसलिए ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ का न तो मुसलमान चाहता है और न हिंदू चाहता है। ये चंद लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसको प्रोवोक करना चाहते हैं, वो इसको मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए इसको कर रहे हैं। सर, अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। मई 2019 में जब आम चुनावों के बाद जो नतीजे आए, उसमें नेशनल पिक्चर में आरएलडी जैसे दलों को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, इस वक्त तो हम लोग नेग्लिजिबल हैं, सच्चाई ये है। आरएलडी का इस वक्त तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, न तो असेंबली में है और न पार्लियामेंट में है। सिर्फ राजस्थान में एक मंत्री हैं हमारे सुभाष गर्ग जी, तो वो भी गहलोत साहब के खास आदमी हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी से हैं तो इसलिए हैं। तो आज की स्थिति में तो भले ही हमारा एक जाति विशेष जो बीजेपी से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ था, किसान, वो थोड़ी भावना रखता है, लेकिन अब वो भावना को प्रोवोक किया जाए, भावना के साथ जुड़ा जाए। काम भी कर रहे हैं हम लोग भी, रोज़ समस्याओं से लिए लोगों पे जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, जाते हैं, लेकिन अभी उनको मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहे हम। एक हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है, जो स्वरूप है आज संगठन का वो नेग्लिजिबल है। आज मैं देख रहा हूँ जो भी समस्याएं, जैसे पेट्रोल डीजल का, इस पर हमको बोलना चाहिए। जयंत जी से बात हुई थी, अगले चुनाव में हमारा समाजवादी से तो अभी पैक्ट है, अब आगे और किस किस से होगा ये अभी भविष्य के घर में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, तो पहले तो इसमें जो आजमाइश होगी। हालांकि ये लोकल लेवल का चुनाव है, लेकिन बीजेपी तो पार्टी लेवल पे ही लड़ती है हर चुनाव, और उन्होंने तैयारी भी कर ली है अपनी शुरू, जैसा बताते हैं। कुछ कह रहे हैं डिले होगा, कुछ कह रहे हैं टाइम पे ही होगा। तो अभी तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन पंचायतों के चुनाव पे है। अब आगे देखते हैं क्या स्वरूप बनता है, कैसे होता है। जाट कांग्रेस लोकदल में लौट के आए वापस, इनका पेरेंटल वोट जाट था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो चरण सिंह जी से जुड़ा हुआ था, वो आज हट गया है। तो उसको हमको रोकना है, उसको हमको वापस लाना है। फीलिंग तो है उसकी, लेकिन अभी लौट नहीं रहा है। पहले तो पिछले चुनाव में जयंत जी यहाँ से लड़े थे 2009 में, मुझे याद है, तब तो ये कहते थे कि चरण सिंह की आत्मा आ गई है जयंत में, और अब तो ये चौधरी चरण सिंह आ गया, इसको जिताना है, वो जीते वो। अब वो यहाँ से भी हार गए हेमा मालिनी से, और बागपत से भी हार गए, और चौधरी अजीत सिंह जी भी हार गए। 3 टिकटें मिली, एक मुझे भी ली। हमारा ये कॉम्बिनेशन था, भाई ठाकुर हमको मिल जाएगा हमारी बिरादरी के नारे, जाट इनके साथ होने से मिल जाएगा, और जाटव और मुसलमान, जाटव मुसलमानों का 100% वोट मिला। हमारी बिरादरी हमसे छटक गई, वो बीजेपी में चली गई, मोदी जी में चली गई। तो आरएलडी का फ्यूचर तो है, लेकिन अभी हमें संघर्ष और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। लोगों को में कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, लोगों में विश्वास जागृत करना पड़ेगा कि हम ही उनके सच्चे सहयोगी हैं जो उनको न्याय दिला सकते हैं, और करते भी हम। अब वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा इसकी मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आरएलडी का फ्यूचर ब्राइट है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग मिलकर फिर संघर्ष करेंगे और फिर जीतेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है कि आप पहले एक नेशनल पार्टी में थे, कांग्रेस में, तो आपने एक क्षेत्रीय दल और उसमें भी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दल को ही क्यों चुना? कास्टिफिकेशन की वजह से।
मुझे ये था कि जैसे गोवर्धन, मैं यहाँ का 14 साल प्रमुख भी रहा हूँ मथुरा विधानसभा इसका, मथुरा ब्लॉक का, तो उसमें 3/4 एरिया आता था गोवर्धन विधानसभा का और 1/4 आता मथुरा देहात का, मथुरा शहर की देहात की कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो कि अब काफ़ी कम हो गई। तो उनमें मेरी एक्वेंटेंसेस अच्छी थी और ठाकुरों के जो गांव थे वो मेजॉरिटी में उसी में आते थे सब, तो मेरी व्यक्तिगत जान पहचान भी उनसे थी और पॉलिटिकली भी थी, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी थे और पॉलिटिकल भी थे। और वहाँ जब इसमें गोवर्धन जब सामान्य हुआ, पहले तो रिजर्व थी कॉन्स्टिट्यूंसी, सामान्य हुआ तो मैंने कहा जाट यहाँ 55-60 हज़ार जाट है और करीब 70 हज़ार के करीब ठाकुर हैं वहाँ। तो मैंने कहा ठाकुर मैं हूँ, मुझे देंगे और जाट वोट लोकदल की वजह से मुझे मिल जाएगा। तो ये सोच के मैं लोकदल में गया था, लेकिन वो भी मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठा। वो एक ठाकुर दूसरा उम्मीदवार बीजेपी का लड़ गया, तभी बीजेपी की थोड़ी सी वेव शुरू हो गई थी, तो मेरे ठाकुर वोट उधर चले गए, जाट भी थोड़े से डिवाइड हो गए। जाटों को ये लगा कि भाई ये ठाकुर उम्मीदवार उतार दिया इन्होंने, तो ये हो गया, तो फिर हमारा कभी नंबर ही नहीं आया। लोकसभा में भी यही हुआ है, उनको ये फीलिंग डेवलप हो गई कि अगर ये हो गया तो फिर ये एक्टिव आदमी है, फिर ये इस पद को छोड़ेगा नहीं, फिर हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा कभी। तो हो सकता है इस वजह से वो थोड़े से डाइवर्ट हो गए। तो मेरे जाने का जो आपने रीज़न पूछा वो यही था, मैं कास्ट इक्वेशन की वजह से, और कास्ट इक्वेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। आज बहन मायावती जी के संग जाटव जुड़ा हुआ है, मुलायम सिंह जी के संग यादव जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस, पहले मुझे ध्यान है जब इंदिरा जी राज करती थी तो 29 से 33% के बीच में कांग्रेस रूल करती थी। कभी मैडम को, इंदिरा गांधी को 33% से ज़्यादा वोट नहीं मिला और 29 से कम नहीं मिला। उसमें कौन थे? मुसलमान, ब्राह्मण और जाटव, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि भी आते हैं और भी आते हैं, लेकिन जाटव भी आता था। तो 3 तो ये मेजॉरिटी में थे उनके साथ। बाकी जैसे आप मान लीजिए अमुक जात से आपको उम्मीदवार बना दिया, वो कम्युनिटी आपको दे गई। मान लीजिए ठाकुर को लड़ा दिया उन्होंने, ठाकुर उस वजह से दे गया, भाई 3 मिल ही रहे, ये दे जाओ। इस बार मुझे टिकट भी हाईकमान ने, लोकदल की ने इसी ले दी कि भाई जाट हमारा है ही, जाट अब इनको मिल ही रहा है, मुसलमान मिल रहा है, ठाकुर ही अपनी वजह से ले आएगा, हो गया MP। और यही सोच के मैं लड़ा भी था, नहीं तो मैं क्यों लड़ता। लेकिन वो इस वक्त तो कास्ट इक्वेशन सब खत्म हो गई ना, मोदी फैक्टर आ गया कि मोदी देश को बचा सकता है, मोदी एकता अखंडता बरकरार रख सकता है। देश ही हो, चाहे वो फुलवाना कांड हो गया, कभी वो बालकोट हो गया, बालाकोट हो गया, कभी EVM की मेहरबानी हो गई, उस इक्वेशन में गिल्ली उड़ गई।